भारत अब विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर है। भारत अब धीरे धीरे परंपरागत तकनीक, परंपरागत विधि से हटकर नई तकनीक और नई विधियों की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसके पश्चात भी ऐसे बहुत से कारण हैं जो भारत में विवेकीकरण को आगे बढ़ाने में एक बाधा के रूप में काम करते हैं। तो हम आइए चर्चा करते हैं ऐसी कौन से बिंदु हैं, ऐसे कौन से तथ्य हैं जो भारत में विवेकीकरण को बढ़ाने में एक बाधक तत्व के रूप में सामने आते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो होता है किसी भी उद्योग को स्थापित करने में उपयोग में लाई जाने वाली पूंजी। हम बात कर रहे हैं पूंजी की। जब भी हम उद्योग की बात करते हैं, चाहे वो मध्यम आकार का उद्योग हो या बृहत उद्योग हो, जिसके लिए हमें पूंजी करोड़ों में चाहिए होती है, तो भारत की जनता या भारत के जो उत्पादक वर्ग हैं वो उस कार्य को करने में सक्षम हैं, लेकिन लगाई जाने वाली पूंजी को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो सीधे अर्थ में कहा जाए कि उनके पास पूंजी का अभाव है। या तो उनके पास स्वयं की पूंजी नहीं है, या बाह्य स्रोत से जो पूंजी प्राप्त होनी है वह भी उन्हें पूंजी देने में समर्थ नहीं है। तो यह है सबसे पहली बाधा, पूंजी की कमी, जो उद्योगों को बढ़ावा देने में एक बाधक तत्व के रूप में सामने आती है। दूसरा है श्रमिकों का विरोध। थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि किस प्रकार मशीनों के प्रवेश करने पर मानवीय श्रम को हम उत्पादन कार्य से हटाते हैं, जिसका सीधा विरोध श्रमिकों के द्वारा होता है। तो जब ऐसे श्रमिक एक प्रभावित दल के रूप में उस संपूर्ण यंत्रीकरण या आधुनिकीकरण का विरोध करने लगे, तो ऐसी स्थिति में भारत में विवेकीकरण को लागू करना संभव नहीं हो पाता। तो श्रमिकों का विरोध करना भी विवेकीकरण के लिए एक बाधक तत्व के रूप में माना जाता है। व्यक्ति जो किसी उद्योग में अपनी पूंजी लगाए, यह पूंजीपति कहलाता है। जब हम विवेकीकरण की बात करते हैं तो जब हम पुरानी तकनीक से नई तकनीक की ओर जाएंगे या पुरानी मशीन से हम नई मशीन की ओर जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि हमको और अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। बहुत सारे पूंजीपति ऐसे हैं जो इनके लाभ को तो समझते हैं, किंतु जब पूंजी बढ़ाने की बात आती है तो वह पूंजी बढ़ाने में अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं, या उनको लगता है कि वर्तमान पूंजी से ही हम जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो हम पर्याप्त रूप से प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं, इसलिए हमें और पूंजी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, ये जो सामान्य कारण है कि अधिक पूंजी ना लगाना पड़े, यह भी कहीं न कहीं विवेकीकरण के लिए एक बाधक तत्व माना जा सकता है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कुशल एवं तकनीकी श्रमिकों का अभाव। सीधी सी बात है, जब एक सामान्य मशीन है जो पुरानी हो चुकी है, जिसको चलाने में कुछ ज्यादा तकनीक का उपयोग नहीं करना पड़ता था, और वर्तमान में जो मशीनें आ गई है वो उच्च स्तरीय आ गई है, ऑटोमेटिक, या उनमें जो पार्ट्स होते हैं वो अत्याधुनिक हो गए हैं, या किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए ऐसे बहुत सारे फंक्शन आ गए हैं, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे बटन्स आ गए हैं, जिनका नॉलेज होना किसी कर्मचारी या किसी श्रमिक के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे आप एक उदाहरण ले लें, जो पुरानी मशीनें होती थी, जैसे आप कैमरा ले लीजिए। कैमरा स्टिल फोटोग्राफी के लिए पहले के कैमरे सामान्य स्वरूप के होते थे, जबकि वर्तमान में जो उपयोग में आते हैं उनमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिन्हें समझना एक सामान्य फोटोग्राफर के लिए संभव नहीं है। तो जब फोटोग्राफी उद्योग की बात आएगी तो उस उद्योग में वर्तमान अवस्था में वही फोटोग्राफर सफल होगा जिसको उस कैमरे के, नए कैमरे के पूरे फंक्शन के बारे में नॉलेज होगा। तो जब ये नॉलेज नहीं होगा, जब उसे तकनीकी ज्ञान नहीं होगा, तो स्वाभाविक है वह विवेकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगा। अभी भी वह किस तकनीक पर आश्रित होगा? पुरानी तकनीक पर।
जो कि विवेकीकरण की स्थिति में संभव नहीं है। ये कहा जा सकता है कि तकनीकी ज्ञान का अभाव विवेकीकरण के सफलता के मार्ग में एक बाधा है। अगला बिंदु है सहयोग की कमी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि एक उद्योग जो है प्रभावी रूप से विभागों के आपसी सामंजस्य से चलता है, लेकिन जब श्रमिकों के बीच या एक विभाग का दूसरे विभाग के बीच जब पर्याप्त समन्वय ना हो तो विवेकीकरण के उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी हमारे विवेकीकरण के मार्ग में एक बाधा है। बहुत से श्रमिक या कर्मचारी ऐसे होते हैं जो किसी कार्य को लगातार करने की प्रवृत्ति नहीं रखते। कहने का तात्पर्य निकला कि वह 3 माह किसी उद्योग में जाएंगे, 3 माह करने के पश्चात उस कार्य को छोड़कर किसी दूसरे उद्योग की ओर अपना रोजगार ढूंढेंगे। तो चूंकि वह कर्मचारी अपना कार्य पूरे 12 माह नहीं कर पाता, जब 12 माह नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्थिति में जिन उद्योगों को पूरे 12 माह के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, ऐसे उद्योग चलने में सक्षम नहीं होंगे। तो यह भी विवेकीकरण की मार्ग में बाधा है। या ये कह सकते हैं कि किसी श्रमिक का लगातार उस कार्य में स्थिर न रहना भी उस कार्य के सफल होने में एक प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है। तो बच्चों, हमने ये 6 बिंदु देखा जिनकी व्याख्या से स्पष्ट होता है कि समीक्षा के रूप में कह सकते हैं कि इन बिंदुओं के कारण ही भारत में विवेकीकरण की गति धीमी है। यह भारत में एक बाधक तत्व के रूप में सामने आते हैं। बच्चों, आज के इतना काफी है, बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में।